जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अजीत यादव और आप सभी का हमारी ऑनलाइन स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात कर रहे थे और हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ और नदियों के बारे में पिछली वीडियो में देख चुके थे। अब हम आगे अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं, उनका उद्गम स्थान क्या है ना। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनका उद्गम स्थान क्या है, तो उनका उद्गम स्थान है ग्लेशियर, है ना। यह ग्लेशियर से निकलती हैं और इसमें पूरे वर्ष पानी का प्रवाह होता है ना। पूरे सालों साल इसमें पानी का प्रवाह होता रहता है, इसलिए हम इन नदियों को सदा नीरा नदी या फिर बारहमासी नदियों के नाम से जानते हैं, है ना। इसलिए हम इन्हें बारहमासी नदी या फिर सदा नीरा नदी कहते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए कि जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनकी लेंथ क्या होती है, अधिक होती है। उनकी लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां उनकी लंबाई अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गंगा नदी के बारे में बात करने वाले कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। तो गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, देखिए सबसे पहले तो उत्तराखंड है। सबसे पहले उत्तराखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से होकर निकलती है, 5 राज्यों से। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसकी बात करते हैं कि किन नदियों के मिलने से गंगा नदी का उद्गम हुआ है ना। आगे देखिए ये हमारे पास 2 नदियां हैं। ये आपको ये नदी दिख रही है, ये है अलकनंदा नदी और ये है भागीरथी नदी, है ना। इनके मिलने से क्या बनता है, ये अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं उस स्थान को हम कहते हैं देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और भी देखिए बात करते हैं, जहाँ पे अलकनंदा नदी से आके धौलीगंगा मिलती है उस स्थान को हम विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे नंदाकिनी नदी आगे अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे अलकनंदा नदी से आके पिंडारी नदी मिलती है उस स्थान को हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे अलकनंदा से मंदाकिनी नदी आके मिलती है उस स्थान को हम रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं और वहाँ से गंगा नदी की प्रवाहित होती है। ठीक है, आइए कुछ अलग से इस पॉइंट को नोट किए हैं। पंचप्रयाग के बारे में हम देख लेते हैं। जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उसको हम देवप्रयाग से नाम से जानते हैं। देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिल रही हैं उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। जहाँ पे धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान को हम विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान को हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे पिंडारी और अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान को कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान को हम रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा था पंच प्रयाग। ठीक है, और आगे इसी तरह से गंगा नदी बढ़ जाती है, ऋषिकेश और हरिद्वार के मैदान की तरफ बढ़ जाती है। चलिए, तो आगे इतनी बातें हम शायद पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, तो ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि गंगा नदी को और किन किन नामों से हम जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी को और किन किन नामों से हम जानते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसके अन्य नाम हैं, हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, देव नदी के नाम से जानते हैं, जाह्नवी के नाम से जानते हैं, प्राणदायिनी के नाम से जानते हैं और मुक्ति दायिनी आदि इन नामों से हम गंगा नदी को जानते हैं। अब देखिए हम गंगा नदी की यदि कुल लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, है ना। गंगा नदी की टोटल जो लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर और यह 2 देशों के बहती है। कोई एक तो भारत में इसका विस्तार है और बांग्लादेश में भी 15 किलोमीटर का विस्तार है। देखिए भारत में कुल 2510 किलोमीटर का विस्तार है और बांग्लादेश में 15 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए आप कि उत्तर प्रदेश में यह जो गंगा नदी है किस जिले से होके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से होके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ना। देखिए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है ना, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और बलिया, सबसे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला बलिया है उससे होते हुए यह बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी जो हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। और सबसे पूर्वी जिला बिहार है उससे होते हुए यह बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया उससे होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो ये थी हमारी गंगा नदी। देखिए ये गंगा नदी है, ठीक है, इधर उत्तराखंड है, इधर बिहार है। ठीक है, तो उत्तराखंड से यह आती है और बिजनौर जिले से होके यह यूपी में प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से होके कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में यहाँ पे प्रवेश करती है और सबसे पूर्वी जिला बलिया है, इससे होते हुए यह कहाँ निकल जाती है, बिहार की तरफ निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए देखिए कानपुर है, बक्सर है, पटना है, हरिद्वार है, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज और भागलपुर इत्यादि जो शहर हैं, प्रमुख शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इनको याद रखिएगा कौन कौन है, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना, बक्सर, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज और भागलपुर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कितनों जिलों से होके प्रवाहित होती है ना, कुल कितने जिलों में गंगा नदी बहती है। तो हम बात करें तो गंगा नदी 28 जिलों से प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो यह बिजनौर से प्रवेश करती है, उत्तराखंड से आती है और हमारे उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, तो किन किन जिलों में बहती है, 28 जिले कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहला बिजनौर हो गया, ठीक है, फिर मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया। इन 28 राज्यों में गंगा नदी बहती है और कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है और सबसे पूर्वी जिला है ना, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। इससे होते हुए कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया, इससे होते हुए यह बिहार में प्रवेश कर जाती है और बिजनौर से हमारे यूपी में प्रवेश करती है। तो ये हमारे 28 राज्य हैं। यदि आप इन राज्यों को याद कर पाए, 28 ज़िले हैं, यदि आप इनको याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो गंगा नदी कितने राज्यों से, कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, तो भारत के 5 राज्यों से और उत्तर प्रदेश के कुल 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और किस जिले से होकर प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर से होकर प्रवेश करती है और सबसे पूर्वी जिला बलिया से होकर यह बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है कि गंगा नदी की कुल सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंगा नदी की कुल सहायक नदियों के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, ये है गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये हमारी गंगा नदी है। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी कौन कौन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब गंगा नदी का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे, गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो वे करती है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बाहर कहाँ से निकलती है, बलिया से, है ना। अब देखिए, इसकी सहायक नदी एक हो गई, एक आती है यहाँ से रामगंगा, ठीक है, जो उत्तराखंड से आती है। यहाँ से आती है गोमती नदी, यहाँ से जा रही है यमुना नदी, है ना। गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, प्रयागराज में यहाँ से यमुना मिल रही है और रामगंगा आके कन्नौज में गाजीपुर से गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए प्रवेश करती है बिजनौर से और बाहर निकलती है बलिया से। अगर हम बात करें कि गंगा की यूपी में कुल लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वह है 1450 किलोमीटर की कुल उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। ठीक है, यूपी में यह सर्वाधिक प्रवाहित होती है। जो गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देखिए, रामगंगा कहाँ मिलती है, कन्नौज में, है ना। यमुना नदी कहाँ जाके मिलती है, प्रयागराज में, जिसको हम गंगा यमुना का संगम कहते हैं। और गोमती नदी आगे कहाँ से मिलती है, गाजीपुर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर दूरी, और 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। चलिए अब देखिए, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता है ना। ठीक है, स्वतः
शुद्धिकरण की इसमें क्षमता होती है। वायरस बैक्टीरियोफेज पाया जाता है ना, इसकी वजह से इसमें स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखिए, यदि गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाता है? डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी गंगा नदी जानी जाती है। ठीक है, और वे डॉल्फिन संरक्षण का इसमें नाम क्या है? सूसू राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, गंगा नदी का जो जलीय जीव है वह है सूसू डॉल्फिन। इसको हम राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से जानते हैं। कौन है? सूसू डॉल्फिन। ठीक है, अब देखिए इसका जो सूसू डॉल्फिन का वह बिहार में सुल्तानपुर नगर में, ठीक है, बिहार के सुल्तानपुर में कहवा गांव राष्ट्रीय उद्यान, भागलपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान है डॉल्फिन संरक्षण के लिए। कौन कौन है? यहाँ पे है भागलपुर राष्ट्रीय उद्यान और विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान जो है डॉल्फिन संरक्षण के लिए ये उद्यान है। ठीक है, तो गंगा नदी की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है सूसू डॉल्फिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम अगले नदी की बात करते हैं। अगली हमारी नदी कौन है? तो वे हमारी नदी है रामगंगा, है ना। रामगंगा नदी की हम बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो जो रामगंगा का उद्गम स्थल है ना, यह उत्तराखंड के पौधी गढ़वाल जिले से है। ठीक है, पौधी गढ़वाल जिले से, उत्तराखंड से रामगंगा का उद्गम होता है। इसका मुहाना गंगा नदी में यूपी के कन्नौज में है। ठीक है, यूपी के नगर कौन कौन से? मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली। ठीक है, अब देखिए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए रामगंगा नदी में सोने के अपवाद पाए जाते हैं, है ना। रामगंगा जो नदी है उसमें सोने के भी अपवाद कुछ पाए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब सरयू घाघरा नदी की बात करते हैं। ठीक है, आइए अगली हमारी कौन सी नदी है उसके बारे में हम बात करते हैं। आगे हम केन नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले के समीप कैमूर पहाड़ियों से निकलती है ना। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के समीप कैमूर पहाड़ी से होती हुई निकलती है, उसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर केन नदी की बात करें तो यह 427 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना। और उत्तर प्रदेश में अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वह है 308 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए यूपी का इसमें बांदा जिला केन नदी के किनारे पर स्थित है। जो यूपी का बांदा जिला है वह केन नदी के किनारे स्थित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए बांदा के निकट भोजहान नामक स्थान पर यमुना नदी से जाके मिल जाती है। जो ये केन नदी है वह बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई बांदा के निकट भोजहान नामक स्थान से यह यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, देखिए केन नदी में सजर नामक विश्व प्रसिद्ध पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर पाया जाता है? सजर नामक विश्व प्रसिद्ध पत्थर केन नदी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए सहायक नदियां कौन कौन सी है? कैथ नदी है ना, कैथ नदी, श्यामरी नदी, सोनार नदी, उर्मिला नदी, बाना नदी आदि ये केन नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा तथा केन नदी के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना स्थापित किया गया है ना। बेतवा तथा केन नदी के बीच कौन सा लिंक परियोजना स्थापित किया गया है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पांडव जलप्रपात केन नदी पर स्थित है ना। पांडव जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है? केन नदी पे स्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, पन्ना एमपी में यह पांडव जो जलप्रपात है केन नदी पे स्थित है। आइए अगली नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी है ना, चरमावती नदी या चंबल नदी के बारे में हम बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है, इसका ओरिजिन जो है वह मध्य प्रदेश के महू इंदौर के निकट है ना, जानापाव पहाड़ी से होती है। ठीक है, जिसको हम मालवा का पठार भी कहते हैं। वहाँ से इस चंबल नदी का उद्गम होता है और इसका मुहाना कहाँ है? आगरा एवं इटावा की सीमा का निर्धारण भी यह करती है। कौन नदी? चंबल नदी आगरा और इटावा की सीमा का निर्धारण भी करती है। औरैया के मुरादाबाद
मुरादगंज तथा इटावा के समीप यमुना नदी में जाके यह मिल जाती है। ये जो चंबल नदी है कहाँ से जाके यमुना नदी में मिलती है, तो औरैया के मुरादगंज तथा इटावा के समीप यमुना नदी में जाके यह मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी की अगर बात करें तो चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब अगर हम चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, तो वह है काली नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, क्षिप्रा नदी और काली सिंध आदि नदियाँ जो हैं वे चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मिलान बिंदु पर राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मिलान बिंदु पर स्थित है। यह नदी अवनालिका अपर्दन के लिए भी जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, अवनालिका अपर्दन के लिए भी यह नदी जानी जाती है। ठीक है, आप देखिए इस पे कौन कौन सी परियोजना है इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि राजस्थान में है ना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, और जवाहर सागर परियोजना यह भी कहाँ है, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, इन बिंदुओं को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बात करते हैं, ये आपको कितना प्यारा प्यारा पत्थर नजर आ रहा होगा ना, कितना सुंदर दिख रहा है पत्थर। ये इस पत्थर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए कितना प्यारा पत्थर है। तो ये जो है यूपी में इस पत्थर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत नामित किया गया है ना। सजर पत्थर, ये है सजर पत्थर, केन नदी में पाया जाता है ना। ये है, इसका नाम है सजर पत्थर, और यह कहाँ पाया जाता है, केन नदी में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसे नामित किया गया। इस पत्थर को आप ध्यान रखिएगा। देख लीजिए कितना सुंदर प्यारा प्यारा सा पत्थर है, यह केन नदी में पाया जाता है। चलिए आगे अगली नदी की बात करते हैं। अगली कौन नदी है, तो अगली है रिहंद नदी, है ना। अब रिहंद नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो यहाँ इसका उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के मितरिंगी पहाड़ियों से होता है ना। सरगुजा जिला में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के मूर्ति रिंग पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, और इसका मुहाना क्या है, सोनभद्र के समीप सोन नदी में मिल जाती है। कहाँ अपना मुहाना बनाती है, सोनभद्र के समीप सोन नदी में जाके यह मिल जाती है रिहंद नदी। ठीक है, चलिए अब रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना स्थित है ना। रिहंद नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, रिहंद परियोजना स्थित है जो सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। कहाँ है, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पे है रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद परियोजना सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पे स्थित है। चलिए अगला और अंतिम स्लाइड देखते हैं। अगला और अंतिम बिंदु है कौन सा है, टोंस नदी है। ठीक है, टोंस नदी के बारे में देखते हैं। टोंस या तामस नदी, इसकी कुल जो लंबाई है वे है 265 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कैमूर क्षेत्र में तामसा कुंड से यह निकलती है ना, और प्रयागराज में सिरसा के निकट गंगा नदी में जाके यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बेलन नदी। तो ये थी हमारे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन्हें अपना रिवीजन करते रहिएगा, आपका एग्जाम भी करीब है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।